नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मेरे साथ मेरे भाई हैं, लेकिन आज हॉट टेक्स नहीं करेंगे। आज पहले ये बात करेंगे कि जापानीज इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। पहले मैं अंग्रेजी में जवाब दूंगा, उसको अनुवादी मैं हिंदी में कर लूंगा। तो मैं अपने चैनल मनी पेज में जापानीज इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत बात की थी। तो लोगों ने पूछा कि कैसा इन्वेस्ट किया जाएगा जापान से। तो मैंने बोला अपने भाई को इंस्टाग्राम में मिला लो, विनोद श्रीनिवासन एट इंस्टाग्राम में, और वो गाइड करेंगे। बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा, संपर्क किया हजारों में। तो हमने सोचा कुछ गाइडलाइंस डाल दें, ताकि अगर आप इस गाइडलाइंस पे आए तो आप विनोद से संपर्क कर सकते हैं। तो पहला मैं विनोद से दूंगा क्वेश्चन। यस विनोद, यू कैन गो अहेड। Okay, so this is a basic thing. What the approach we're taking is this. First of all, we're not directly buying into the Japanese market. The way we are getting to the Japanese market is like how we buy Indian companies in US, which is through the ADRs, American Depository Receipts. So through this medium, we are buying Japanese companies which are being listed as ADRs in the American market. So we're not buying in Japanese yen. We're buying in US dollars, which is the first thing that people sure. तो विनोद साहब बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट रूट है वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज से है। एडीआर इज अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट है, उनका अंडर वैल्यूइंग एसेट है जापानीज स्टॉक। वो एक स्टॉक हो सकता है, 2 स्टॉक हो सकता है, 3 स्टॉक हो सकता है। तो कैसा कि हम अमेरिकन मार्केट पे स्टॉक खरीदेंगे, लेकिन जो अंडर वैल्यूइंग स्टॉक है वो जापानीज है। सो क्या जो भी मूवमेंट हम जापान में हो रहा है वो एग्जैक्टली इधर मिरर होगा। ये बहुत लिक्विड मार्केट है, जापान में होगा वही इधर होगा। तो बिना हम जापान में अकाउंट खोले, बिना येन खरीदे, डॉलर से ही हम ट्रेड कर सकते हैं जापानीज मार्केट में। And our consideration is that we should approximately hope to invest at a minimum of 500 to 600 US dollars a month, and we're trying to say do not cross around 2000 US dollars a month. So in a year, that roughly translate a minimum of 7 to 8 lakhs a year is what we're trying to consider. Yeah. अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कंसिडर कर रहे हैं अमेरिका में या जापान में या बाहर की मार्केट में, हम भारत के ब्रोकर के माध्यम से नहीं करेंगे। हम एक सेपरेट अमेरिकन ब्रोकर से अकाउंट ओपन करेंगे। फंड्स को लॉन्ग टर्म ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैं, सो अमेरिका को फंड्स ट्रांसफर करेंगे। सो विच इज कॉल्ड आउटवर्ड रेमिटेंस। हम रेमिटेंस लेंगे। हर इंडियन को $250,000 लिमिट है, लेकिन अगर 7 लाख के ऊपर चला गया तो हम उस पे 20% टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उस टैक्स को अपने इनकम टैक्स पेएबल से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 7 लाख के कम है तो 5% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, जो भी आप इनकम टैक्स पेमेंट आपको करना है उससे एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारा रिकमेंडेशन है कि आप एक अमेरिकन ब्रोकर खोजें और उनसे अकाउंट खोलें, अपने बैंक से फंड उसको ट्रांसफर करें और स्टॉक्स होल्ड करें। ये एब्सोल्युटली लीगल है, एंड आप इसको लीगली अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेज सकते हैं ब्रोकर को और स्टॉक खरीद सकते हैं। तो एडीआर और ओवर द काउंटर मार्केट में बड़े सारे जापान के बड़े कंपनियां लिस्टेड हैं, उसके माध्यम से हम इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको एक अच्छा अमेरिकन ब्रोकर ढूंढना है, और हमारा कंसिडरेशन ये है कि आप $500 इन्वेस्ट करो मिनिमम, और मैक्सिमम $2,000 करो। सो लगभग 2000 माने 1.5 to 1.6 lakhs। सो 7 लाख से कम, थोड़ा कम से लेके 16 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मिनिमम होगा 5-6 लाख तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉस्ट वर्कआउट नहीं होगा, और सीमित रहेगा 15 लाख में। And this is already mentioned in Hindi, the way to get there. I'll just repeat this in English. The way to get there is, if you already have an existing platform which you're using to invest in the American markets, in the European markets, if you're outside India and you have a platform you're using and you're comfortable with,
or if you're in India, you already have a platform you're using with, then we recommend that you continue using that platform since you already know the platform and it's very native to you. Don't worry about it. If you do not have any clue of how to do it, what we are using and what we are asking you to consider is something known as interactive broker. This is what we are right now considering, and this is available globally across the globe. And if you're sitting in Dubai, you can link accounts. If you're sitting in US or Europe, you can link your accounts. If you're sitting in India, you can link your accounts. As Anand said, it's important for tax consideration, whichever account you're linking as your primary account, and you're doing your fund transfer and your payout will be made from and dividends will be received in, that will be considered your tax consideration account. So if you use an Indian account, it will be Indian tax laws. If you're using Dubai account, it will be Dubai tax laws. So keep the tax consideration in mind depending on which account you want to link when you're using with interactive broker. हमारा जो सलाह है, आप इंटरेक्टिव ब्रोकर्स चूज करें क्योंकि उनका कमीशन सबसे लो, तो ट्रांसपेरेंट है और आप इंटरेक्टिव ब्रोकर से अकाउंट खोल सकते हो। दुनिया में जहां भी हो आप उधर से बेच खरीद सकते हो, भारत से भी खरीद सकते हो। तो अगर आप भारत की अकाउंट लिंक कर रहे हैं तो भारत की टैक्स लॉस अप्लाई होंगे। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हो तो अपने फॉरेन अकाउंट को लिंक करने से फॉरेन अकाउंट ही अप्लाई होगी, तो फॉरेन लॉस होगा। जैसे आप दुबई में हो तो दुबई टैक्सेस अप्लाई होंगे, अगर सिंगापुर से कर रहे हैं तो सिंगापुर की टैक्स लॉस अप्लाई करेंगी, और अगर भारत से इन्वेस्ट कर रहे हो कि वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 5 और 20%, डिपेंडिंग ऑन, अगर आप 7 लाख से कम है या 7 लाख से ऊपर है, उसके डिपेंडिंग ऑन दैट आप पर टैक्स लगा होगा। Great. Now, the question begs for people who cannot get into this price bracket, who feel priced out. Indian, if they're based in India, can we look at Japanese ETFs in the Indian market? That we are not considering for the simple reason. Most of the Japanese ETFs which are available in India currently are all funds of funds. Funds of funds means Anand has a fund outside India where he's investing into Japanese companies. I have a fund in India where I open an account with Anand and I trade with Anand to sell those funds in India. He will be charging me a commission. I in turn charge another commission. So you get double charged. So that way, if you look at it, it doesn't make much sense when the amount of volume of money we are investing is small, that it's better to concentrate on Indian markets and Indian opportunities and not get carried away and move into ETFs in Japan because of this reason. अगर आप इंटरेक्टिव ब्रोकर से अकाउंट खोल सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं कर सकते तो आप ETF मत लें, भारत में ETF ना कंसिडर करें, क्योंकि भारत में जो भी जापानीज ETF हैं वो फंड्स ऑफ फंड्स हैं, आपसे कमीशन लेंगे और जाके दूसरे जापानीज एक्सचेंज फंड में डालेंगे पैसा और उधर भी वो पैसा भरेंगे। सो कमीशन 2 बार पे करेंगे। आप डायरेक्टली एक म्यूचुअल फंड को कमीशन देंगे और उसके बाद उधर भी कमीशन होगा। सो आप जापानीज ETF भारत से नहीं ले सकते क्योंकि ये फंड्स ऑफ फंड्स है, कॉस्ट वर्कआउट नहीं होगा, जो रिटर्न्स कैप्चर करना है वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास इतना रकम नहीं है इन्वेस्ट करने का, कोई चिंता की बात नहीं है, भारत में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी मार्केट भी करेक्ट हो रहे हैं, पॉकेट्स ऑफ वैल्यू इमर्ज हो रहे हैं, आप आराम से भारत में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एडवाइस मैंने किया, मैंने ऑफ द ट्रैक एक दिन बोल दिया क्योंकि जापान में मैं सोचता हूँ इस साल, अभी तो करेक्शन होगा लेकिन इस साल के एंड तक जो 1989 का पीक है उसे क्रॉस कर देगा। ये पिछले 6-7 महीने से हमको पता है। 1 साल पहले द ग्रेट वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट की थी। अगर आप ये सब नहीं कर सकते लेकिन अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप बर्कशायर हाथ पे ओन कर रहे हैं, आप जापान में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सबसे बड़े 5 कंपनी में बफेट ने तो 9% की स्टेक ले चुकी है, तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप सिर्फ इंडियन मार्केट में कंसंट्रेट करें, सब्र करें, आपका समय एक दिन आएगा। Okay, and another important thing we want to clarify is, like we have always said from the beginning, our recommendations are long-term investing and to know what your risk tolerance is and then to know what your goals are. So all the decisions you make, regardless of whatever you're doing, should be towards your goals first
and it should be within your risk tolerance range. And then we're looking at long term. And when you look at all this, and if the Japanese market makes sense and aligns with all this, then it's something to consider. Don't fall in the trap of FOMO just because we are talking about it, other people are talking about it, and run helter-skelter and run blindly into the Japanese foray. If it's not meant for you, there is nothing to worry about. The reason why we're investing is to reach your goals, your investment goals, to become free of problems with money and to generate wealth for yourself. If your goals in investment plan right now takes you there, don't worry about all this other noise, including the Japanese market, and get carried away is our final advice we want to give you. हमारा आखिरी एडवाइस ये है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल को रीचने के लिए और वो आखिरी तक आप वो गोल को रीच करना है। आपको ये पता होना है कि आपके रिस्क टॉलरेंस क्या है। गोल चाहिए, रिस्क टॉलरेंस चाहिए। हम कभी भी कदाची भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मत कीजिए। हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो अभी आप 5 साल 10 साल, तो अगर इन सब पैरामीटर्स में आपको मिल रहा है, आपके मिली जुली है, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, रिस्क टॉलरेंस है, लॉन्ग टर्म गोल्स है, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर करें। नहीं कंसिडर कर पाए कोई बात नहीं, भारत बड़ा मार्केट है और भारत में ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि और अदर लोग बात कर रहे हैं, इसलिए जापान में इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। तो यही बात थी जापान के बारे में। तो दूसरा वीडियो हम डालेंगे दूसरे विषय पर। आपने इस पॉडकास्ट पे उपस्थित हुआ, इसको सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं आनंद श्रीनिवासन। त्रिवेंद्रम के इवेंट के पास किधर इवेंट होस्ट करेंगे इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मेरे टीम ने डिसाइड किया कि अगला इवेंट दुबई में किया जाए। तो एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो रहते हैं और मुझे मिलने के इच्छुक हैं, वो दुबई में 24 फरवरी आके मुझे मिल सकते हैं। तो अगला इवेंट मेरा दुबई सिटी में 24 फरवरी 3:30 से 5 बजे होगा। जो मुझे मिलने के लिए इच्छुक हैं वो इवेंट में आ सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें या जो ईमेल आपको दिया गया नीचे उसमें मेल लिखें, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।